अब से लेके एंड तक हम करेंगे चैप्टर वाइज रिवीजन। अभी आपकी चलेगी पार्टनरशिप बुक 1 चैप्टर नंबर 1। उसका मैं पूरा आपको आज दूंगी समरी और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। लेसन 1 किसका? वॉल्यूम 1 का। फर्स्ट चैप्टर है आपका पार्टनरशिप फर्म का, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का, कैपिटल अकाउंट बनाने का। सबसे पहली बात ये आती है कि पार्टनरशिप है क्या। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके एक फर्म चलाते हैं तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। क्या पार्टनरशिप में हम किसी माइनर को एडमिट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं माइनर को एडमिट, लेकिन वो लॉस में उसका कोई भी साझेदारी नहीं होती है। उसकी साझेदारी होती है ओनली प्रॉफिट में। जब वो 18 ईयर्स का हो जाता है तो उसके बाद उसको 6 महीने के अंदर अंदर बताना पड़ता है कि वो पार्टनरशिप में कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर आपका ये MCQs बनता है कि क्या माइनर को पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, लेकिन सारे साझेदारों की सहमति से। अगर उनमें से कोई भी एक पार्टनर बोलता है कि नहीं करेंगे तो फिर वो नहीं होता है। माइनर का तो ऐसा है। इसके बाद आता है कि किसी पार्टनरशिप फर्म में नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। तो आपके इसमें 2 दिए हुए हैं नंबर ऑफ पार्टनर, एक में 50 है, एक के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पार्टनर्स की जो संख्या नंबर है वो 100 हो सकती है। बट हमारे पार्टनरशिप जो एक्ट दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम है 50। ठीक है, नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर्स है 50। 2014 एक्ट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पार्टनर मैक्सिमम है 50। उसके बाद है कि अब इसमें पार्टनर्स को क्या क्या राइट्स होते हैं, पार्टनर्स को क्या क्या मिलता है। पार्टनर्स को प्रॉफिट में से उनकी सैलरी लेने का राइट होता है, उनका IOC लेने का राइट होता है, उनकी कमीशन लेने का राइट होता है, उनका रेम्यूनरेशन अगर कोई है तो वो लेने का राइट होता है उनको। पार्टनर्स अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो फर्म उस पर 6% का इंटरेस्ट चार्ज देगा। ये बात याद रखना, 6%। ठीक है, 6%। अगर फर्म ने पार्टनर को दे रखा है तो फर्म 6% इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, तो वो उसके लिए इनकम हो जाती है और फर्म को वो जब पेमेंट करेंगे तो कैश अकाउंट के थ्रू पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे जाती है, 6% याद रखना। ठीक है, अब इसमें आती है कि ड्राइंग कैसे निकलती है। तो ड्राइंग आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरफ आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। आपको बता रही हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD आप कैसे निकालेंगे। इफ़ डेट इज़ नॉट गिवन, हमें नहीं पता कि वो कब IOD निकाला है, उसने कब ड्राइंग निकाली है। मैं कह रही हूँ कब IOD निकाला है, पागल ही हो। अगर हमें ये पता लगता है कि उसने ड्राइंग कब निकाली है, इसकी डेट हमें गिवन ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ड्राइंग इनटू रेट, रेट मतलब जितने रेट का हो, 10%, 20%, अपॉन 100 इंटू 6 मंथ। कितने मंथ का निकालेंगे? देन 6 मंथ ड्राइंग। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 6 महीने के लिए आपकी ड्राइंग करी जाएगी। अगर डेट गिवन नहीं है तो सिंपल बोला है, कई बार तो क्वेश्चन में IOD आपको डायरेक्टली दे देते हैं, है ना, 6 महीने की। दूसरी बात आई कि इफ़ गिवन, कि किस डेट को निकाला है। इफ़ डेट इज़ गिवन, इफ़ डेट इज़ गिवन, तब हम क्या करेंगे? तब आप IOD निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, अगर मंथली है तो, है ना। अगर डेली बेसिस पे है तो एवरेज पीरियड अपॉन में 365 होता है। ठीक, अब हाँ ये मंथ वाला है, आप मंथ वाला याद रखो, डेज़ वाला बहुत कम होता है। डेज़ वाले में बस ये होता है कि आपको डेज़ निकाल के नीचे 365 लिखना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है। AP कैसे निकालेंगे? AP कैसे निकालेंगे? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना मंथ बचा हुआ है, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हुए हैं, अपॉन में 2, ये निकलता है आपका एवरेज पीरियड।
अब कैसे निकालना है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मान लीजिए अब आपका ये जो मंथ चलता है, ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ये कैसे चलता है? ये चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, राइट। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अब मान लीजिए बंदा 1 अप्रैल को निकाल ले रहा है। देखो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी और 1 मार्च, है ना। अगर मान लीजिए बिगनिंग में कर रहा है, बिगनिंग में उन्होंने ड्राइंग निकाली, मतलब 1 अप्रैल को निकाली, तो यहाँ के बाद कितने महीने बच गए? सारे 12 बच गए। लास्ट में अपनी ड्राइंग कब करेगा? 1 मार्च को, तो 1 महीना, पूरे 30 दिन बचे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर बिगनिंग में कर रहा है, इन द बिगनिंग, तो आपका कैसे निकलेगा एवरेज पीरियड? 12 + 1/2 यानी कि 13/2 यानी कि 6.5, है ना। मान लीजिए वो एंडिंग में कर रहा है, तो इस महीने का एंड कब हुआ? 30 अप्रैल। तो हर बार वो 30 अप्रैल, 30 मई, 30 जून, 30 जुलाई, 30 अगस्त, 30 सितंबर, 30 अक्टूबर, 30 नवंबर, 30 दिसंबर, 30 जनवरी, 28 फरवरी और 31 मार्च। तो जब उसने 30 अप्रैल को किया तो उसके बाद कितने महीने बच गए? 11। और लास्ट में उसने फिर से 30, यहाँ पे भी उसने क्या किया? 31 मार्च को किया, मंथ के एंड में निकाल रहा है, तो यहाँ पे तो कितने महीने बचे? 0। तो आपका एवरेज पीरियड कैसे निकल जाएगा अगर एंड में निकाल रहा है? तो अगर आपका एंड में कर रहा है तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? 11 + 0/2 यानी कि 5.5 एंड में। बहुत आसान है सोचना। मान लीजिए मिड में कर रहा है, मान लीजिए किस में कर रहा है? मिड में, मतलब मिड का मतलब हो गया 15 अप्रैल को कर रहा है ना। तो अगर 15 अप्रैल को करेगा तो यहाँ आधा महीना बच गया, और यहाँ भी 15 अप्रैल को करेगा, यहाँ भी आधा महीना बच गया। तो कितने महीने बच गए? 15 अप्रैल के बाद कितने में? 11 महीने ये, अरे 11 महीने तो ये पूरे हो गए 11 महीने या नहीं? 10.5। क्यों? 15 अप्रैल को निकाला तो कितने महीने बचे पूरे? 2, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 11.5 महीने। 10.5 क्यों? सिर्फ आधा महीना तो कटा है। बोला कि आधा महीना मार्च तक, वो एंड में करेगा ना, लास्ट है वो तो ड्राइंग। ये तो लास्ट ड्राइंग हुई ना 15 मार्च के बाद। तो पहले तो हम कौन सा निकालते हैं? वो बीच में मैंने बोल दिया था, पर मेरा कहने का मतलब था यहाँ पे 1 अप्रैल को कर रहा है और वहाँ पे यहाँ 15 अप्रैल को कर रहा है, यहाँ 15 मार्च को कर रहा है। तो 15 अप्रैल के बाद कितने महीने बचेंगे? 11.5 महीने, 11.5 महीने। और यहाँ 15 मार्च को करेगा, उसके बाद कितना महीना बचेगा? आधा महीना। तो 0.5/2, तो ये पूरा 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा अगर मिड में करते हैं। तो कभी भी करें। अब इनको क्वार्टर में बांट लो आप। क्वार्टर में करेंगे तो कैसे करेंगे भाई? यहाँ क्वार्टर कितने महीने की होती है आपकी? 3 महीने की। 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो वो क्वार्टर के बिगनिंग में कर रहा है। अगर क्वार्टर के बिगनिंग में कर रहा है तो पूरे 12 बच गए। तो 1 क्वार्टर आपका यहाँ होगा 1 अप्रैल को, फर्स्ट क्वार्टर 1, 2, सेकेंड जुलाई में होगा, थर्ड जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में होगा, फोर्थ आपका जनवरी में होगा। क्वार्टर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो जब उसने पहली वाली निकाली तो उसके बाद तो ये सारे महीने बच गए। और लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा? 1 जनवरी को। उसके बाद कितने महीने बच गए? 3 महीने। तो 12 और 3 15, 15/2 7.5, ठीक है। हाफ ईयरली कर रहा है मान लो, तो हाफ ईयरली वो कब करेगा? एक तो करेगा यहाँ पे जो अप्रैल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक तो करेगा वो 1 सितंबर को। अब 1 सितंबर को कर लिया, उसके बाद कितने महीने बच गए? 7 महीने, क्योंकि सितंबर को भी काउंट करेंगे हम। 7 महीने बच गए। फिर यहाँ बिगनिंग में करेगा, सॉरी माय मिस्टेक, एक तो वो यहीं करेगा ना 1 अप्रैल को, एक यहाँ करेगा और 1 अक्टूबर को करेगा। अगर कोई बंदा हाफ ईयरली ड्राइंग कर रहा है तो वो पहली ड्राइंग करेगा 1 अप्रैल को, दूसरी ड्राइंग कब करेगा? 1 अक्टूबर को। तो जब पहली ड्राइंग करेगा तो पूरा 12 महीना बचेगा, है ना। मतलब साल में सिर्फ 2 बार ही पैसे निकाल रहा है। और जब लास्ट वाली दूसरी वाली करेगा तब 6 महीना, तो 12, 6, 18, 18/2 9 महीने का। बात समझ गए?
तो इस तरह से ये एक फार्मूला है, आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग एपी निकालना है और एपी से फिर आपको निकालना है आईओडी। समझ गए, है ना। अब बात करती हूँ मैं इसमें अकाउंट कौन कौन से बनते हैं। पहला आपका अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसका ये हो गया आपका परफॉर्मा। यहाँ पे बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या अमाउंट आएगा, वो आएगा आपका बाय नेट प्रॉफिट, जो पिछले साल नेट प्रॉफिट आपका दिया होगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट आपने लिख लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, कुछ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं बेटा आता है, मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनो। रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और एक दो चीज़ें और हैं इसके अंदर लिखी हुई, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है शायद। एक तो डेप्रिसिएशन का है, एक डेप्रिसिएशन का है और एक सैलरी टू मैनेजर का है। ये वाले चार्ज या कमीशन टू मैनेजर है, ये सैलरी टू मैनेजर है। ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब हाँ। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट में से ये चीज़ें आपको माइनस करनी है ना। रेंट तो कभी कभार आता है, रेंट तो कभी कभार आता है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आता है कि एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, पार्टनर ने ही दिया है फर्म को लोन, तो उसने थर्ड पर्सन बन के लोन दिया है, तो उसका लोन का हम इधर या इधर कहीं नहीं लिखेंगे। कमीशन कौन सा, अगर किसी मैनेजर को दिया जा रहा है तो ठीक है। कमीशन डेबिट में आएगा ना बेटा रुको, मैं कह रही हूँ कमीशन टू मैनेजर, मैनेजर को अगर दिया जा रहा है, या डेप्रिसिएशन, ये चीज़ें सबसे पहले नेट प्रॉफिट से माइनस करनी है, तब यहाँ लिखना है नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% निकालोगे। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को 5 लाख का लोन दिया है, ठीक है, तो उस पर 6% मंथ देख लेना, अगर क्वेश्चन में दिया हो मंथ तो मंथ के अकॉर्डिंग निकालना। 6% यानी कि आपका 30 कितना हो गया, 5 लाख का 6% हो गया 3,000। 3,000 रुपये पहले आप यहाँ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली है कि क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका मतलब नेट प्रॉफिट नहीं है, वो नेट प्रॉफिट नहीं है, वो प्रॉफिट है। उसमें से ये सारी चीज़ें हटा ली गई हैं, तो हाँ नहीं करोगे, नहीं करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ऑलरेडी माइनस करके दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट कहाँ हैं? नेट प्रॉफिट लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे जो हम लेते हैं वो प्रॉफिट पार्टनर का ही लेते हैं ना। हाँ हाँ, देखे जाना। जैसे जो प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट नहीं है, उसमें से ये सारी चीजें हटा दी होती हैं। हाँ। इधर लिखेंगे कौन वो लिखेंगे तो फिर ये वाला प्रॉफिट डायरेक्टली लिख देंगे ना। नेट प्रॉफिट अगर दिया है तो ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। देखिए आप क्या बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, वहाँ पे आपको जीपी मिलता है, फिर उस जीपी को आप लेके जाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहाँ से आपको नेट प्रॉफिट मिलता है। नेट प्रॉफिट में से अगर ये रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन टू मैनेजर, डेप्रिसिएशन, इनको माइनस करोगे तो वो प्रॉफिट ड्यूरिंग है कि। और क्या आएगा इस साइड, एक इस साइड आपका आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको इस बोर्ड पे पूरा बताया था। आईओडी, अगर डेट गिवन है तो क्या करेंगे, नहीं गिवन है तो क्या करेंगे, वो उसके हिसाब से हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर ये दो ही चीज़ें आती हैं। इस तरफ क्या आएगा, सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का आएगा। मान लीजिए कितने भी पार्टनर्स हैं तो उन सब का करके जोड़ के तब यहाँ पे लिखेंगे। टू सैलरी टू पार्टनर, ध्यान रखिएगा सैलरी टू पार्टनर, सिर्फ पार्टनर की सैलरी आएगी और किसी की नहीं आएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर ये पार्टनर्स को कोई कमीशन मिल रहा है, पार्टनर्स को कोई कमीशन मिल रहा है तो वो भी यहाँ पे आपका आ जाएगा। और एक होता है टू ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व, ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व। अगर क्वेश्चन में कहते हैं कि नेट प्रॉफिट का इतना पार्ट आप जनरल रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो वो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि हमें नेट प्रॉफिट पे निकालना है कि कैसे निकालना है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका जो भी बचेगा, मतलब यहाँ आपने किया, टोटल किया, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आएगा या गेन आएगा, टू गेन ट्रांसफ़र टू देयर कैपिटल अकाउंट, उनके कैपिटल अकाउंट में
ट्रांसफ़र हो जाएगा। किस में बटेगा? ओल्ड रेशो में बटेगा। जो पार्टनर्स की रेशो दी होगी ना उसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? सिर्फ प्रॉफिट दिया होता है तो उन सब चीज़ों को माइनस नहीं करते। हाँ नहीं, का जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या हो प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा हो। क्या हो अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट की जगह लॉस ड्यूरिंग द ईयर दिया हो, तो लॉस को आप इस साइड लिखेंगे, बाकी चीज़ें एज यूजुअल आएंगी। इंटरेस्ट ऑन लोन होगा तो आपका और बढ़ जाएगा लॉस। अगर लॉस है और किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो आपका लॉस और बढ़ जाएगा। ठीक है, वैसे ऐसी सिचुएशन बहुत कम आती हैं। एक तो ये सिचुएशन होगी कि क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है ना। एक ये सिचुएशन में होती है कि जितना प्रॉफिट है वो इनको ये देने के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। मतलब ये कि यहाँ पे प्रॉफिट है आपका 50,000। ठीक है, दो पार्टनर हैं जिनका आईओसी है 8,000 और 10,000, तो ये कितना हो गया? 18,000। सैलरी टू ए, पार्टनर की जगह मैं लिख देती हूँ सैलरी टू ए, ये है 24,000। और कमीशन टू बी, कमीशन टू बी, ये है आपका 4,000। अब आप यहाँ पे देखिए 50,000 का प्रॉफिट है और पार्टनर को जो देना है, मतलब 24 4 28, 28 10 38, 38 और 8 46, अरे ये तो कम हो गए, थोड़ा और कर देते हैं, 14,000 कर देते हैं। अब कितना हो गया यहाँ पे? 4 4 8, 2 और 1 3 और 1 4। अब ये ज़्यादा हो गया। पार्टनर को जो हम दे रहे हैं वो ज़्यादा है और हमारा प्रॉफिट कम है। ये प्रॉफिट हम क्या करते हैं? पार्टनर्स में ही बांटते हैं ना। ध्यान से सुनो, देखिए फाइनल रिवीजन हो रही है आपकी, जहाँ डाउट हो वहाँ पूछ लेना। ये जो प्रॉफिट है, जब ये पार्टनर्स को जो देना है वो देने के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब जो हम इनको आईओसी सैलरी कमीशन दे रहे हैं वो ज़्यादा है देन द प्रॉफिट, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इस प्रॉफिट को हम इस रेशो में बांटेंगे। रेशो में कैसे बांटेंगे? आपको रेशो कैसे निकालनी है? आपको यहाँ लिख लेना है ए और यहाँ लिख लेना है बी। आईओसी, ए को कितना मिल रहा है? 8,000। बी को कितना मिल रहा है? 10,000। सैलरी ए को कितनी मिल रही है? 24,000। बी को कितनी मिल रही है? नहीं मिल रही। कमीशन बी को कितना मिल रहा है? 14,000। ए को नहीं मिल रहा। इनका टोटल निकाल लो, 24 और 8 32,000 और ये हो गया आपका 24,000। ठीक है, फिर आपको इन दोनों की रेशो निकालनी है। 32 ये 1000 और 24,000, इसकी आपको रेशो निकालनी है। 3 0 से 3 0 कट गया, 2 से कटा 12, 2 से 16। हाँ ये वाली बेटा ये रेशो नहीं निकालनी पड़ेगी ना आपको रेशो। हाँ वही हो गया ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज का निकाल के। जी 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 जी, तो ये आपका आ गया 4:3। मान लीजिए पुरानी रेशो आपकी 3:2 दे रखी है, तो फिर आपको क्या करना है? इस 50,000 को ही 4:3 में बांट के लिख देंगे। अगर वो पहले से तो फिर भी इसी रेशो में बांटनी है, क्योंकि ये कौन सी सिचुएशन है? नेट प्रॉफिट इज लेस देन दिस वन। जितना पार्टनर को देना है उससे प्रॉफिट कम है। प्रॉफिट इज नॉट एप्रोप्रिएट, जब आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। मैं बोल रही थी आपने 24,000 लिया उधर, किधर? हम 24 को 18 से प्लस कर सकते थे। 18 से क्यों प्लस करेंगे? नहीं मैं बोल रही हूँ ए का है ना, इसीलिए ए का रखा है। अरे जो ए को मिल रहा है वो अलग और जो बी को मिल रहा है वो अलग, फिर उसी रेशो में इस प्रॉफिट को बांटेंगे ना। वो मैं ये कह रही हूँ। तो ये सिर्फ जैसे हमें लॉस होगा तो उसी में ऐसे ही करना है बस, सिर्फ कब? लॉस वाली सिचुएशन में करना है ऐसे। नहीं, प्रॉफिट वाली सिचुएशन में जब लॉस होगा तो लॉस को तो वो तो इधर, अगर हमारा फर्म में ही लॉस हो रहा है, नेट प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा है, तब तो आप लॉस को यहाँ लिख देंगे। फिर तो नॉर्मल जैसे क्वेश्चन होता है वैसे ही होगा, तब तो पार्टनर्स में लॉस ट्रांसफ़र होगा।
ये सिचुएशन कब होती है? जब आपका नेट प्रॉफिट कम है पार्टनर्स को देने वाली अमाउंट से। जब आपका नेट, आपने क्वेश्चन किया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपने क्वेश्चन किया, आपका यहाँ नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब मान लीजिए मैं ये पूरा मिटा दूँ एक बार, मैं एक बार देखो ये पूरा मिटा रही हूँ, ठीक है, हाथ से मिटा दे रही हूँ, देखो, ठीक है, ये कर दिया। अब इस क्वेश्चन में आपको 2 लाख का वो दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ना, और आईओसी है हमारी 3 पार्टनर है ए बी सी, और आईओसी है हमारी 1 लाख, आईओसी वैसे 1 लाख होता नहीं है, फिर भी मैं कर दे रही हूँ, 2 लाख और 3 लाख। तो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है? 6। प्रॉफिट कितना है? 2। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये प्रॉफिट इसमें बांट जाएगा? इस क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि मतलब कुछ कह रहे हो कि जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है, तो हो ही नहीं पाएगा ना, बचा ही नहीं है, वो नेट प्रॉफिट का कहते हैं हिस्सा। तो 4 लाख होगा वो लॉस होगा, तो वो लॉस नहीं, ऐसा नहीं होता ना, लॉस तो नहीं हुआ ना कंपनी को, फर्म को तो प्रॉफिट ही हो रहा है ना, बट ये है कि उनकी आईओसी देखिए, आप एक बात बताइए, आपने 11th क्लास तक पहले ट्रेडिंग बनाया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाया और बैलेंस शीट बनाई। प्रॉफिट एंड लॉस से जो आपका नेट प्रॉफिट निकला वो सारा कैसे निकला? आपने अपने खर्चे वर्चे सबको हटा दिया और वो निकला आपका, वो हम पार्टनर्स में बांटते हैं। लेकिन पार्टनर्स ने अपनी अपनी पूंजी लगाई है, तो उस पर उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, उनको सैलरी मिलती है, तो पहले प्रॉफिट में से उनका आईओसी, उनका सैलरी, उनका कमीशन ये हटा दिया जाता है। ये हटाने के बाद जो बचता है वो पार्टनर्स में डिवाइड होता है, एक्चुअल वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है ना। लेकिन यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट कम है, उनका आईओसी ही ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में उनको कितना, फिर यहाँ पे ना क्वेश्चन को तुम यहीं पे ऐसे स्टॉप कर देना, उसको ख़त्म, आप दोबारा से इस क्वेश्चन को शुरू करना। फिर क्या करना आपको, इसकी रेशो निकालनी है 1 2 3, जो भी उनको ये मिल रहा है ना एबीसी को, इसी की रेशो निकालनी है 1 2 3। आप दोबारा से इस क्वेश्चन को करेंगे, नेट प्रॉफिट 2 लाख और इनको आईओसी कितनी मिलेगी? आईओसी मिलेगी ए बी सी 1 2 3, यानी कि 3 कितना 1/6 आ गया। अच्छा, एक तो मैंने ऐसे ले लेती हूँ जो बढ़ता ही ना, 1/6, 6 × 18, 6 × 18, तो ये आपका आ गया 3 3 यार, फिर 33,333 है ना। फिर उसके बाद ये आ जाएगा 2/6 यानी कि 1/3, 3 × 18, 3 × 18, 66,667। फिर सी का आ जाएगा 3/6 यानी कि आधा, 1 लाख। तो ये बटेगा इनमें, फिर पूरे 2 लाख खत्म। फिर ये क्वेश्चन ऐसे होता है, इतनी आईओसी मिलेगी इनको, समझ गए। लेकिन अब पहले जो मैंने बताया था उसमें क्या था, सैलरी कमीशन सब थी, तो हमने क्या किया, डायरेक्टली हमने उनका ऐसे रेशो निकाल लिया और उस प्रॉफिट को इस रेशो में बांट के लिख दिया, बस उतना। हाँ, उसको फिर इतनी ही आईओसी मिलेगी उनको, क्योंकि इतना ही शेयर है, उसको हम लॉस में नहीं कहते। तो ये सिचुएशन कब करते हो, जब आपको पता कब चलेगा, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे और जब आप ये देखोगे कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है कि डेबिट साइड ज़्यादा है। प्रॉफिट दिया हुआ है और डेबिट साइड ज़्यादा है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, उसको लॉस करके बांट देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको जो उनको मिल रहा है उनकी अलग रेशो निकालनी है और उस रेशो में इस प्रॉफिट का हिस्सा उनको देना है, ठीक है। ये तो जहाँ आपने तो एक बार क्वेश्चन कर दिया, बस उसको फिर वहीं छोड़ दो, फिर उस क्वेश्चन को दोबारा से शुरुआत करो लिख के, द नेट प्रॉफिट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू डिस्ट्रीब्यूट, देन द नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ, फिर आपको ये रेशो निकालनी है और उस रेशो में उस प्रॉफिट को बांट के फिर ऐसे दिखा देना है। तो ये क्वेश्चन पूरा होता है आपका, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, ठीक है। मिटा दो ये वाला, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 तरह से फॉलो होता है। एक होता है आपका फिक्स्ड मेथड, एक होता है आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड।
फिक्स्ड मेथड में आपको 2 अकाउंट बनाने हैं, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे अगर पार्टनर्स वहाँ पे आपको बोलेंगे, अगर कुछ भी नहीं बोला, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, बोला ही नहीं कौन सा मेथड, तो फिर आप करेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अगर आपको बोलते हैं फिक्स्ड मेथड को फॉलो करते हैं तो आपको 2 अकाउंट बनाने हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा। 2 पार्टनर का बना रहे हैं हम, ए बी, क्या जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे हम उसकी कैपिटल लिखेंगे बाय बैलेंस BD, कैपिटल लिख दी, सिर्फ कैपिटल की चीज़ें आएंगी। अगर इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई है, बाय बैंक अकाउंट करके एडिशनल कैपिटल, ठीक है, एडिशनल कैपिटल लगाई है तो आएगा। अगर उन्होंने ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल की है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो वो यहाँ आएगा, सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, बस, और इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। मोस्टली ये चीज़ें बहुत कम दी होती हैं जब कोई भी पार्टनर फिक्स्ड मेथड को फॉलो करता है। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, फिक्स्ड में ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल के बराबर होती है, अगर आपको एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल ना दी हो, है ना। एडिशनल कैपिटल दी होगी भाई तब तो फिर और जुड़ जाएगा, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगी तो थोड़ा कम हो जाएगा उससे, है ना। ठीक है, बात समझ में आई ये वाली। करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, करंट अकाउंट, इसके अलावा पार्टनर को जो भी मिलता है, जो भी मिलता है इन द सेंस, अगर, अरे मैं लिख रही हूँ ABCD, उनको आज करा रही थी तो ABCD लिख दिया। इसमें क्या होगा, सबसे पहले अगर करंट अकाउंट का बैलेंस, ध्यान रखिएगा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में कभी कभी आप देखते हो कि करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया होता है, करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया होता है, तो जो करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा वो बाय बैलेंस BD करके यहाँ पे आ जाएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, ये करंट अकाउंट का बैलेंस होता है, क्वेश्चन में अगर मेंशन हो तो, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। पार्टनर को जो भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है पार्टनर को, सैलरी मिल रही है, दिख रहा है बेटा, ये हिस्सा दिख रहा है बोर्ड में, सैलरी मिल रही है पार्टनर को, कमीशन मिल रहा है पार्टनर को, वो मिल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का, एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट मिल रहा है, वो आएगा। हाँ जी बिल्कुल सही, IOC आएगा। जो भी पार्टनर को मिल रहा होता है वो यहाँ आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ड्राइंग आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी, और लॉस आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अगर है तो। इसके अलावा और क्या आएगा इधर, और तो कुछ आएगा ही नहीं। और यहाँ पे आपका निकलेगा बैलेंस CD, ये बैलेंसिंग फिगर होगा आपका, बैलेंसिंग फिगर होगा आपका, इसका टोटल करोगे तो ये निकलेगा। और क्वेश्चन एक ना MCQ आया था कि कौन सा अकाउंट होता है जिसका बैलेंस का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो वो बेटा कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, बात समझ में आई। क्वेश्चन में MCQ था एक कि कौन सा अकाउंट होता है, विच टाइप ऑफ अकाउंट दैट हैज़ ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट, इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आएगा, क्योंकि कभी भी कैपिटल के अगेंस्ट भी वो ड्राइंग करेगा तो वो इतनी नहीं करेगा कि उसका बैलेंस डेबिट में आ जाए। ठीक है, ये तो MCQ होगा। फिक्स मेथड समझ में आया, सिर्फ लिखने का तरीका है,
बाकी इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। फिक्स कैपिटल में सबसे पहले कैपिटल बनाएंगे, फिर करंट अकाउंट बनाएंगे, जितना उनको मिलेगा वो करंट में जाएगा, बाकी जो कैपिटल से रिलेटेड होगा वो कैपिटल में जाएगा। कई बार तो एक ही चीज़ आती है, उसकी कैपिटल दी होती है, बाय बैलेंस बीडी करके कैपिटल लिखा और इधर सीडी करके वही कैपिटल आ गया, बात ख़त्म। मोस्टली इतना ही होता है। अब बात करते हैं करंट फ्लक्चुएटिंग मेथड में जो कैपिटल अकाउंट बनता है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में ए बी सबसे पहले यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी उनकी कैपिटल आएगी, फिर बाय आईओसी उनका इंटरेस्ट आएगा, बाय सैलरी उनकी सैलरी आएगी, बाय कमीशन अगर पार्टनर का कोई कमीशन है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर एप्रोप्रिएशन का कोई प्रॉफिट है, और क्या मिलता है इनको, है ना। इसके अलावा अगर ड्राइंग है तो इधर आएगी 2 करके लिखना, आईओडी है तो भी इधर आएगी टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इफ़ देयर इज़ एनी लॉस, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे आएगा आपका टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर, ये आपका आता है बैलेंसिंग फिगर, टोटल कर देंगे। बस आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इतना ही है। किधर बेटा, जनरल रिजर्व ये वो नहीं होता ना, बैलेंस शीट नहीं दी होती ना इसमें तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी होती है, वो आपकी 3rd चैप्टर से शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तो जो जर्नलिज्म में ट्रांसफ़र होता है वो तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आ जाता है, उसके थ्रू पार्टनर्स के प्रॉफिट में बढ़ गया तो वो यहीं आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया। तो एक तो आपका ये हो गया, आपने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, उसके 2 मेथड फॉलो हो गए। अब बारी आती है पास्ट एडजस्टमेंट की। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, कभी कभी पार्टनर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट को आपस में बांट लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया और फर्म ने प्रॉफिट को बांट दिया, लेकिन फर्म ने आईओसी नहीं दी, लेकिन फर्म ने उनसे ड्राइंग का आईओडी नहीं लिया, लेकिन फर्म ने उनको सैलरी नहीं दी, उसके बगैर ही उनको प्रॉफिट बांट दिया। तो ऐसी सिचुएशन में एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री हम कैसे करेंगे, पहले हम एक टेबल बनाएंगे, उनको जो प्रॉफिट दिया है उनसे पहले वापस ले लेंगे, ठीक है। देखो जैसे मान लो मैंने तुम लोगों को 500 रुपये देने हैं, तो मैंने 500 रुपये तुम्हें बांट दिए, लेकिन उसमें जो खर्चा था वो मैंने लिया ही नहीं। तो मैं क्या करूँगी, पहले तुमसे वो 500 रुपये वापस ले लूँगी, उसमें से जितना कंबाइंड खर्चा हमारा हुआ है वो हम खर्चे को हटा देंगे, फिर उसके बाद जो बचेगा तो फिर मैं वो वापस तुम में बांटूँगी अकॉर्डिंग टू शेयर। वही चीज़ यहाँ करते हैं, फर्म से पहले प्रॉफिट वापस ले लेंगे, जैसे उनको दिया तो हमने क्या किया, यहाँ क्रेडिट किया, तो उनसे लेंगे तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे उनको। फिर उनको जो जो देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, तो इसके लिए हम बनाते हैं एक पास्ट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। पास्ट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल मिटा दो, ये नहीं ऊपर कहाँ करूँ, मैं तो वहाँ से वहाँ तक तो हो ही जाएगा। इस वाले में नहीं, या तो फिर यहाँ कर देती हूँ। पास्ट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल, इसमें आपको क्या करना है, 2 पार्टनर हैं तो आपको इसमें 2 पार्टनर का हिस्सा थोड़ा बड़ा बनाना है और एक फर्म का बनाना है। 3 हिस्सों में बांटना है, ए, बी और फर्म, और फिर इनके पार्ट को 2 हिस्सों में बांटना है, डेबिट और क्रेडिट। ए का भी डेबिट क्रेडिट, बी का भी डेबिट क्रेडिट और सी का भी डेबिट क्रेडिट, बांट दिया। एक चीज़ और ध्यान रखना, आईओसी किस पे देते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे या क्लोजिंग कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल पे ऑलवेज। जब फिक्स्ड फॉलो कर रहे हैं तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग फॉलो कर रहे हैं तब आपको एक फॉर्मूला लगा के ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल
प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट कई बार ऐड करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं, ठीक है। क्यों? बताऊँ एक आध जब क्वेश्चन आएगा तब बताऊँगा। नॉर्मली तो यहीं पे कर देते हैं, तो फिर यहाँ पे इसको इसमें नहीं दिखाते हैं। वो कब करते हैं वो एक आध क्वेश्चन में दिखाएंगे आपको, ठीक है। वो फॉर्मूला होता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है, क्लोजिंग कैपिटल का कैसे पता चलेगा? 31 मार्च की डेट का होगा। 31 मार्च की डेट का है, क्लोजिंग कैपिटल है, तो फिर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड करना पड़ेगा, एडिशनल कैपिटल को माइनस करना पड़ेगा, प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा, तो आपका निकलेगा ओपनिंग कैपिटल। फिर ओपनिंग कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। क्लोजिंग पे इंटरेस्ट चार्ज मत कर देना, ठीक है। क्लोजिंग के पे कभी भी आईओसी चार्ज मत करना, याद रखना, ठीक है। अब क्या करेंगे? प्रॉफिट टेकन बैक, प्रॉफिट टेकन बैक ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑलरेडी यहाँ तो अच्छे से लिखा भी ना जा रहा। तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा वो गिवन होगा क्वेश्चन में। हाँ वो लिखा होगा, वो हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि फर्म ने इतना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग आईओसी सैलरी, विदाउट गिविंग, ऐसे करके लिखा होगा। तो पहले आपको जो भी प्रॉफिट है जितने शेयर में है, तो पार्टनर्स को क्या करना है? आपको डेबिट और फर्म को करना है क्रेडिट, ठीक है। कर दिया हमने। फिर उसके बाद जो उनको सैलरी देनी है, मान लीजिए आपको इनको सैलरी देनी है तो क्रेडिट में डाल दो, जितनी भी देनी है आपको सैलरी तो इसको क्रेडिट में डाल दो, इसको डेबिट में डाल दो। मान लीजिए आपको कमीशन आईओसी देना है, मतलब जो भी देना है, अगर ड्राइंग लेनी है तो इनके डेबिट में डालो और फर्म के क्रेडिट में डालो। जो इनको देना है वो फर्म इनके क्रेडिट में डालो, फर्म के डेबिट में डालो। बात को समझिए, ठीक है। फिर लास्ट में क्या करना है आपको? इसका टोटल करना है, फर्म का टोटल करना है, क्रेडिट साइड का टोटल करना है और डेबिट साइड का, फिर माइनस करके ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ये जिसपे मैं ऐसे गोला लगा रही हूँ ये आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, डेबिट साइड का कम है, ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को फिर ओल्ड रेशो में, जो रेशो दी होगी उसमें बांट देना है। नाउ रेक्टिफाई प्रॉफिट, यहाँ पे लिखना है नाउ रेक्टिफाई प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब रेक्टिफाई प्रॉफिट को बांटना है, ओए सॉरी, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इनके क्रेडिट में करना पड़ेगा। जो यहाँ अमाउंट निकली है ना, इसी को यहाँ पे बांटना है, फिर इनको आपको टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इसका टोटल करना है, इसका टोटल करना है, टोटल कर लिया आपने, और फर्म तो हमेशा टोटल में रहेगा। तो जो ज़्यादा होगा, मतलब अगर मान लीजिए इसका डेबिट साइड ज़्यादा है तो ए को हम डेबिट ही करेंगे उतनी अमाउंट से जितना ज़्यादा है। मैं कैसे पता लॉस आया? बेटा अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस है, ठीक है। अगर लॉस देना है तो फर्म को डेबिट, इसको पार्टनर्स को डेबिट करोगे, फर्म को क्रेडिट करोगे, ठीक है। समझ में आया? मुझे लगता नहीं इसमें और कुछ है समझाने का, है ना। हाँ, अब एक चीज़ और आती है, गारंटी टू अ पार्टनर, जो इसका लास्ट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, अब कई बार ना ये वाला क्वेश्चन देते हैं और उसमें गारंटी दे देते हैं। गारंटी का मतलब क्या होता है कि कोई एक पार्टनर को बाकी कोई एक पार्टनर या सारे पार्टनर मिलके गारंटी देते हैं कि भाई तुमको हमारे बिजनेस में इतने से कम प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो वो प्रॉफिट कौन देगा एक्स्ट्रा? वो देगा जिसने गारंटी दी है, उसके शेयर में से काट लिया जाएगा। तो नॉर्मली जो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं आपको उसी के अंदर करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट आ गया, यहाँ पे आपकी आईओसी आ गई, ठीक है। आपका प्रॉफिट है टू गेन ट्रांसफ़र ए बी सी, ठीक है। बी को गारंटी मिली थी कि उसका शेयर 50,000 से कम नहीं होगा। किसने गारंटी दी? ए ने दे दी। ए का हो रहा है 60,000 प्रॉफिट, बी का हो रहा है 45,000 प्रॉफिट,
और सी का हो रहा है 30,000 प्रॉफिट, ठीक है ना। और जितना प्रॉफिट आया था वो आपने बांट दिया, 6 4 10 3 13, 1 लाख है। ए ने गारंटी दी है कि इसके 50,000 से कम नहीं होंगे, तो ए में से 5,000 माइनस करो और बी में 5,000 प्लस कर दो। कितनी गारंटी की? 50,000 की, ठीक है। मान लीजिए दोनों ने मिलके गारंटी दी होती तो इन दोनों उतनी ही शेयर में दोनों के में से माइनस हो जाता, एक ए में से भी सी, हो रहा होता है उतना माइनस होता है उतना। हाँ हाँ, वो दी होती तो मतलब कितना माइनस करते? किसने दी होती? दोनों ने दी होती। वो क्वेश्चन में लिखा होता कि किस रेशो में की है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा, मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा ही नहीं किस रेशो में की है, पर दोनों ने दिए, तो इक्वल कर दो। 5,000 तो इसके में प्लस हो गई, तो 2,500 इससे माइनस कर दो, 2,500 इससे माइनस कर दो, ठीक है। सेम यही चीज हम यहाँ भी करते हैं। मान लीजिए हमने ये प्रॉफिट बांटा, ए ने गारंटी दी थी बी को कि तुम्हारा प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा, लेकिन इसका प्रॉफिट 7,000 आया, तो जो 3,000 है वो हम यहाँ से माइनस करके इसके डेबिट में कर देंगे और 3,000 इसके क्रेडिट में कर देंगे। नहीं, फिर पूछो। हाँ पूछो। अगर फर्म में लॉस आ रहा हो, हाँ और पार्टनर ने गारंटी दी है, बिल्कुल प्रॉफिट गारंटी, बिल्कुल देंगे, क्योंकि उसका जो लॉस हुआ, क्योंकि देखो पार्टनर जो है हमने तो उसको गारंटी दी है प्रॉफिट की, अब फर्म को हो गया लॉस, तो जितना लॉस हुआ है प्लस उसको जितना कम, जितना की गारंटी मिली थी वो देंगे, दोनों देंगे। लॉस मतलब समझे? वो लॉस क्यों लेगा भाई? अगर इस पार्टनर को 50,000 की गारंटी मिली है, बी को 50,000 की गारंटी मिली है, उसको लॉस हो रहा है 20,000 का, तो वो क्यों लेगा? वो घर से लेके आएगी बाकी पार्टनर से। हाँ, वो उनसे ही लेगा करंट अकाउंट। जी, करंट अकाउंट के थ्रू लेके आएंगे, बाकी पार्टनर से लेगा, उसको उतना ही मिलेगा, वो लॉस भी नहीं लेगा, वो अपना शेयर जितना उसको गारंटी मिली है वो भी लेगा। कई बार तो फर्म भी गारंटी दे देती है पार्टनर को, या कोई पार्टनर दे देता है फर्म को कि फर्म को इतना प्रॉफिट होना ही है, फर्म को डिविजिबल प्रॉफिट इसका 1,25,000 होगा, नहीं हुआ तो कौन देगा? बेटा यहाँ लिख दो ना। अगर मान लीजिए किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे दी कि तुम 1 साल में 75,000 का तुम्हें होगा, लेकिन नहीं हुआ, 50,000 का हुआ, 25,000 कम पड़ गए, तो वो कौन देगा? जिसने गारंटी दी है, सी ने गारंटी दी है, लिख दो बाय सीज करंट अकाउंट, यहाँ 25,000 ऐड कर दो। फर्म कुछ भी चीज लेगा वो क्रेडिट के थ्रू ही लेगा। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे दी और फर्म के पास कम प्रॉफिट हो गया, तो उस पार्टनर का करंट अकाउंट यहाँ पे लिख के आप फर्म को पैसा दोगे, ठीक है। मेरे ख्याल से इस चैप्टर में इतना ही है। एक था आपका वो मैनेजर एज अ पार्टनर, तो वो मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन है उसका, वो ज़्यादा आता भी नहीं है, हैं? हाँ पूछो। ये क्वेश्चन है, दे दिला। पहले वाला MCQ। सोना एंड चंदा गारंटीड अ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसको मैं मिटा, या इस पे कर दूँ, इसको मिटा देती हूँ, है ना, यहाँ पे समझा देती हूँ। पहले इन्फॉर्मेशन छोटे छोटे लिख देते हैं। सोना एंड चंदा गारंटेड अ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट 80,000 टू हीरा। तो सोना और चंदा ने हीरा को 80,000 की गारंटी दे दी प्रॉफिट की, ठीक है। डेफिशिएंसी इफ एनी वाज टू बी बोर्न बाय देम इन 3:2। कह रहे हैं अगर इसको कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो ये दोनों 3:2 में इसको देंगे, ठीक है। इफ चंदा शेयर ऑफ डेफिशिएंसी बोर्न अमाउंटेड 20,000, चंदा ने अगर 20,000 अपना डेफिशिएंसी दिया है, ठीक है, एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1। अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही 3:1 है, 3:1 है, अगर इसने 20,000 दिया है तो ये कितना देगा? 30,000। इसका मतलब इसको कितना प्रॉफिट हुआ होगा? इसको 30,000 का प्रॉफिट हुआ होगा, बाकी 50,000 तो ये दोनों दे रहे हैं, तो टोटल मिला के इसको 80,000 की मिलेगी प्रॉफिट। नहीं समझे, कंफ्यूज हो गए? देखो, हीरा को 80,000 की गारंटी दी थी, डेफिशिएंसी के 20,000 चंदा ने दिए, तो अगर ये 20,000 दे रही है तो ये कितने देगा? भाई इसने अपने शेयर का दिया तो ये भी तो उसके हिसाब से ही 3 का देगा, तो इसने 30,000 दिया होगा। इसका मतलब हीरा को कितना प्रॉफिट हुआ होगा? 30,000 का। 30,000 क्या है उसका शेयर? 1/6। हीरा का शेयर क्या है? 1/6। मतलब प्रॉफिट का 1/6 निकाला होगा, डिविजिबल प्रॉफिट का 1/6 निकाला होगा, जो कि किसके बराबर है?
30,000 के बराबर है। इसका मतलब फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा? 30,000 इंटू 6, 1,80,000। बात समझ में आई? है तो सिंपल ही क्वेश्चन है, घूमने वाला उतना नहीं है। अभी भी नहीं समझी? थोड़ा देखो, इसने ये कहा है सोना चंदा गारंटी अ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ 80,000 टू हीरा। सोना और चंदा ने, मैं इसको दोबारा फिर से लिख के बताती हूँ तुम्हें। 3 पार्टनर है, सोना, चंदा और हीरा। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, एक मिनट मैं इधर से लिखती हूँ ना तो मेरे को थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है। सोना, चंदा और हीरा, इनका रेशो है 3:1। ये 3:1 में पार्टनर्स आपस में डिवाइड करते हैं। सोना और चंदा ने इसको गारंटी दी कि इसको 80,000 का प्रॉफिट मिलेगा। कितनी गारंटी दी? 80,000 की। ठीक है, तो जितनी डेफिशिएंसी आई थी उसमें से 20,000 रुपये इसने दिए हैं। 20,000 इसने डेफिशिएंसी के दिए हैं चंदा ने, है ना। और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि डेफिशिएंसी किस रेशो में जाएगी? 3:2 में। तो अगर इसने 20,000 दिए हैं तो सोना ने कितने दिए? 30,000, है ना। सोना ने दिए 30,000, तो अगर इनकी 50,000 की तो डेफिशिएंसी आ रही है पूरी, तो मतलब इसको 50,000 रुपये तो इन दोनों ने दे दिए, मतलब इसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा? 30,000। ये 30,000 1/6 शेयर है इसका, तो 1/6 शेयर निकालेंगे प्रॉफिट का इंटू 30,000, तो ये डिविजिबल प्रॉफिट 1,80,000। सिंपल सा है, समझ में आ गया? इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, है ना। पहला चैप्टर तुम्हारा हुआ यहाँ पे ख़त्म। लगभग मेरे को लग रहा है मोस्टली मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। कल आपका इको का टेस्ट है, परसों संडे को जो भी आपके डाउट्स होंगे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड वो आपको लेके आने हैं। रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन में आपको सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं। आपको बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना सॉल्व, सिर्फ उनकी रिवीजन करनी है आपको, हर टॉपिक की। आप बैक एक्सरसाइज अभी मत करना, बैक एक्सरसाइज हम पहले बहुत कर चुके हैं। एक बार आप न्यूमेरिकली सब रिवाइज करोगे आपको याद आ जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है? इलस्ट्रेशंस करने, जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, मेरे ख्याल से 50-55 इलस्ट्रेशंस हैं इसके अंदर। तो सैटरडे संडे को उससे रिलेटेड डाउट्स हैं 70 के आसपास। तो जो भी डाउट हो, जिस भी चैप्टर से हो, जिस भी टॉपिक से डाउट हो, वो आप लेके आना। तो फिर मैं मंडे को या ट्यूसडे को इसका टेस्ट। स्टार्टिंग के वो जर्नल एंट्री है, वो इंटरेस्ट वाली, वो उतना आती है क्या? हाँ देखिए, पता है जर्नल एंट्री सबसे आसान होती है। अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सीख लिया, आपको पता है सैलरी की एंट्री 2 जगह होती हैं। 2 जगह होती हैं, एक तो होती है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्या किया? डेबिट किया। तो आप उसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। सैलरी कर दी हमने, सैलरी टू पार्टनर्स। फिर आपने एक क्या किया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, यानी सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। हिस्सों में बांट दिया अब हमने उनको, है ना। तो ऐसे 2 एंट्री कर सकते हैं हम उसकी। तो जर्नल एंट्री तो आसान होती है। देखिए 12th का बोर्ड है, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेज़र आता है तो जर्नल एंट्री करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है। और बताओ, सब बढ़िया? तो फिर वीडियो बंद कर दो। नेक्स्ट वीडियो में तुषार जरा बंद करना, नेक्स्ट में